हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर फोर्थ प्राणी जगत पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आपको सारे संघ कंप्लीट करा चुकी हूँ। आपका लास्ट संघ चल रहा था कोऑर्डेटा। तो कोऑर्डेटा में भी हम अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट कर चुके, लक्षण जान चुके थे। उसके बाद हम जान रहे थे कि जो वर्टिब्रेटा था, वर्टिब्रेटा जो समूह था उसको दो, उसके जो डिवीज़न था वो दो में किया गया था। यानी उसके दो डिवीज़न किए गए थे, फर्स्ट एग्नाथा और दूसरा ग्नैथोस्टोमेटा। ठीक, तो ग्नैथोस्टोमेटा में हमने क्या पढ़ लिया था कि महावर्ग पिसीज हमने पढ़ लिया था, और महावर्ग टेट्रापोडा हमारा चल रहा था। टेट्रापोडा में भी हम एम्फीबिया और रेप्टिलिया अपना कंप्लीट कर चुके थे। एव्स और मैमल्स हम अपना आज पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आपका जितना भी है कोऑर्डेटा संघ उसको एक बार रिवाइज करा देती हूँ, जिससे कि वो आपके माइंड में सेट रहे, क्योंकि ये सारे के सारे आपके कोऑर्डेटा संघ से ही हैं। ठीक है, एव्स भी और आपका जो मैमेलिया आप पढ़ोगे ये भी। तो पहले उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर जानेंगे एव्स और मैमेलिया के बारे में। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मैं आपको आपका असाइनमेंट दे दूंगी और आप अपना असाइनमेंट सॉल्व करके मुझे दे देना। हमारा जो ये संघ कोऑर्डेटा था, यानी कि कशेरुकी प्राणी जितने भी थे वो सारे कोऑर्डेटा संघ के अंदर आते। कशेरुकी यानी कि जिनके अंदर भी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम जिनके अंदर पाया जाए, अस्थिल या उपास्थिल जिनके अंदर पाई जाती है, वो सारे के सारे हमारे कोऑर्डेटा संघ में आते हैं। तो इस संघ की तीन विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड इनके अंदर पाया जाता है, जो मेरुदंड में चेंज हो जाता है। पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु इनमें इनके अंदर पाई जाती है। ये क्या करती है? ये ब्रेन और स्पाइन का निर्माण करती है। और युग्मित ग्रंथिल क्लूम छिद्र इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो ये जो कोऑर्डेटा संघ है, इसके जो लक्षण थे वो ये थे कि इसमें जो भी जंतु थे वो द्विपार्श्व सममित प्रहगुहीय प्राणी थे, और इनमें त्रिकोरिक संगठन पाया जा रहा था। त्रिकोरिक यानी कि इनकी जो देह भित्ति थी उसमें तीन जनन स्तर, एक्टोडर्म बाह्य त्वचा, मीजोडर्म मध्य त्वचा और एंडोडर्म अंत त्वचा पाई जा रही थी। यानी कि इनकी देह भित्ति इन तीनों से मिलकर बनी थी। इनमें अंगतंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता था। अंगतंत्र स्तर का यानी कि मुख अलग, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं एक ह्यूमन बींग्स में, वो सारे के सारे इसमें पाए जाते हैं। और इनमें बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जा रहा था। ठीक, उसके बाद इनमें श्वसन वर्णक जो था वो हीमोग्लोबिन था, और लाल रुधिर कणिकाएं पाई जा रही थी, यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स इनमें पाई जाती हैं संघ कोऑर्डेटा वाले प्राणियों में। पाचन इनमें बाह्य कोश के यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और इनमें पाचन तंत्र में पाचन ग्रंथियां पूर्ण विकसित होती हैं। उपास्थि जो थी वो कार्टिलेज व अस्थि बोन्स से बने अंतःकंकाल पाए जाते हैं। अंतःकंकाल यानी कि आपके एंडोडर्म। इनमें जो उत्सर्जन के लिए प्रोटोवृक, मीजो व मेटानर्फिक वृक, जिसको बोलते हैं किडनी, इन सब का यूज होता है उत्सर्जन के लिए। नर और मादा कोऑर्डेटा संघ में सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं, और इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, और इनमें लार्वावस्था भी पाई जाती है। तो हमने देखा था संघ कोऑर्डेटा को तीन उपसंघ में बांटा गया था। उपसंघ में किस लिए बांटा गया? कि नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण इनको तीन उपसंघ में बांटा गया। एक यूरोकोऑर्डेटा, जिसको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, इसमें जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वा के पूंछ में पाया जाता है। दूसरा था सेफलोकॉर्डेटा, जिसमें सिर से पूंछ तक जीवन पर्यंत तक नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और यूरोकॉर्डेटा और सेफलोकॉर्डेटा का जो सेम एक नाम था वो था प्रोटोकॉर्डेटा। इन दोनों का एक संयुक्त नाम रख दिया था प्रोटोकॉर्डेटा। तीसरा था हमारा वर्टिब्रेटा, यानी कि वर्टिब्रेटा जो हमारा सबसे बड़ा संघ है, इसमें ये एक बड़ा उपसंघ है वर्टिब्रेटा हमारा। तो इसमें क्या था कि इसमें नोटोकॉर्ड भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती थी, और जैसी वयस्क अवस्था में आता था वो वैसे वैसे वो अस्थि उपास्थि में चेंज हो जाती थी। तो यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा जो था हमारा, ये दो शब्दों से मिलकर बना था, टेल प्लस नोटोकॉर्ड, यानी कि पूंछ में नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो इसमें जो जीव आ रहे थे वो सारे समुद्र में स्वतंत्र रूप में अकेले छोटे समूह में पाए जाने वाले जितने भी जीव थे वो यूरोकॉर्डेटा या ट्यूनिकेटा के अंदर आ रहे थे। और क्या था कि इसकी जो लार्वा की जो पूंछ थी उसमें नोटोकॉर्ड होता था, जो कायांतरण के आरंभ होने के पश्चात ही गायब हो जाता है। एवं इसमें क्या होता था कि इसकी जो प्रौढ़ावस्था थी उसमें लार्वा की रचनाओं का लोप हो जाता है, और ऐसे कायांतरण को पश्चगामी रूपांतरण यानी कि रेट्रोजेनेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। शरीर का जो शरीर था, वयस्क का शरीर, वो नालाकार, गोलाकार और अनियमित था, और इसमें अनेक क्लोम छिद्र होते थे। अब जानते हैं सेफलोकॉर्डेटा के बारे में। यूरोकॉर्डेटा के बारे में इतना तो हमने जान लिया। अब जानते हैं सेफलोकॉर्डेटा के बारे में कि सेफलोकॉर्डेटा हमारा क्या है। तो सेफलोकॉर्डेटा जो थे, सॉरी वर्टिब्रेटा के एग्जाम्पल बताया नहीं मैंने आपको। वर्टिब्रेटा के एग्जाम्पल थे साल्पा, डोलियोलम, हर्डमेनिया, ये सारे इसके अंदर आ रहे थे। ठीक है, अब तो सेफलोकॉर्डेटा क्या था कि किसमें, इसमें जो
पाई जा रही थी नोटोकॉर्ड, वो कितनी पाई जा रही थी? सिर से पूंछ तक। ठीक है, ये क्या थे? ये सारे के सारे समुद्री जीव होते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड शरीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक होती है। और ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। नर और मादा इनमें भी सेपरेट होते हैं। इसके जो उदाहरण थे वो थे एम्फियोक्सिस या फिर ब्रैकियोस्टोमा। अब आता है हमारा तीसरा, यानी कि वर्टिब्रेटा, जो कि हमारा सबसे बड़ा संघ है। तो वर्टिब्रेटा के बारे में जानते हैं। अब ये जो वर्टिब्रेटा था, इसको दो समूह में बांटा गया, जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट एग्नाथा, दूसरा ग्नेथोस्टोमेटा। जो एग्नाथा था उसमें क्या था? उसमें जबड़े नहीं पाए जाते थे, और ग्नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते हैं। और जो एग्नाथा था उसको बस एक क्लास में बांटा गया, यानी कि जो एग्नाथा डिवीजन था वो बहुत छोटा था, उसकी बस एक ही क्लास थी, वो थी साइक्लोस्टोमेटा। तो पहले साइक्लोस्टोमेटा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में, जो कि हमारा भी चल रहा है। तो एग्नाथा जो था, इसमें क्या था कि इस समूह के प्राणियों में नोटोकॉर्ड आजीवन स्थायी रहता था। इनमें वास्तविक जबड़े और युग्मित पक अनुपस्थित होते थे, और जनन वाहिनियां भी इनके अंदर नहीं पाई जा रही थी। इस वर्ग को साइक्लोस्टोमा भी कहते हैं। अब इस वर्ग का साइक्लोस्टोमा क्या आता है? तो इस वर्ग को साइक्लोस्टोमा, इसकी क्लास है एक। इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं वो कुछ में मछलियों के बाह्य परजीवी होते थे, एक्टोपैरासाइट, और इनका शरीर लंबा होता था, और जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जा रहे थे। और इनमें इनके लक्षण क्या थे कि साइक्लोस्टोमेटा में बिना जबड़ों का चूषक तथा वृत्ताकार मुख होता था, इसके अंदर जो पाए जा रहे थे। इसके एग्जाम्पल जो हम देख रहे थे, यानी कि जो हैगफिश और लैम्प्रे के बारे में हमने पढ़ा था, वो कैसे थे कि वो बिना जबड़ों का चूषक और वृत्ताकार मुख था उनका, और उनके शरीर में शल्क तथा युग्मित पख पाए जा रहे, युग्मित पखों का अभाव था। ठीक है, कपाल और मेरुदंड उपास्थिल होते थे, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता था, और साइक्लोस्टोमेटा संघ के जंतु में दो कोष्ठ यानी कि अलिंद और निलय पाए जा रहे थे। और इसकी खास बात क्या थी कि जो साइक्लोस्टोम्स थे वो समुद्री होते थे, लेकिन जनन के लिए क्या करते कि वो एलमड़िया जल से मीठे जल में आते थे, और जनन के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी, और इनके लार्वा का काया, जिनका इनका लार्वा जन्म ले लेता था, लार्वा कायांतरण के बाद पुनः समुद्र में फिर लौट जाता था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि एग्नाथा के बारे में। एग्नाथा में साइक्लोस्टोमेटा हमने देख लिया। अब देखते हैं अपना ग्नेथोस्टोमेटा। ठीक है, ग्नेथोस्टोमेटा क्या संघ है हमारा कि ये क्या थे कि विकसित कशेरुकी थे, जिनमें नोटोकॉर्ड वयस्क में कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती थी, और मुख क्या था? वास्तविक जबड़ों से घिरा रहता था। गमन क्या था? जोड़ीदार पखीय पादों के द्वारा होता था, और जंतु एक लिंगी होते थे। इनको दो महावर्ग में बांटा गया, पिसीज और टेट्रापोडा में। ठीक है, तो पिसीज जो सुपर क्लास थी, इस महावर्ग की क्या विशेषता थी कि इस महावर्ग में वास्तविक मछलियां जितनी भी थी वो सारी की सारी पिसीज में आ रही थी। इनमें क्या था कि इनमें तैरने के लिए जोड़ीदार पख यानी कि फिन्स पाए जाते थे, और श्वसन जो था वो क्लोम द्वारा हो रहा था। इनके हृदय में दो कक्ष यानी कि चैम्बर पाए गए थे, और त्वचा पे सल्क पाए जा रहे थे। और इसका जो एग्जाम्पल था वो था स्कोलेडोन, जिसको बोलते शार्क। शार्क यानी कि वो पिसीज में आ रही थी। इस महावर्ग पिसीज को भी दो वर्ग में बांट दिया, कॉन्ट्रिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज। अभी जो कॉन्ट्रिक्थीज था ये क्या था कि धारा रेखीय समुद्री मछलियां इसके अंदर आ रही थी, यानी कि जैसे जैसी मछलियां हुई उसी हिसाब से उनकी जो लक्षण थे उसकी सिमिलरिटीज के बेस पे उनको दूसरे उसमें, यानी कि उसको भी उनकी भी क्लास में डिवाइड कर दिया गया। तो ये धारा रेखीय समुद्री मछलियां थी। इनके में क्या था कि इनमें अंतःकंकाल जो था वो उपास थी, इनकी कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन का बना होता था। नोटोकॉर्ड क्या था? वो संपूर्ण जीवन काल में पाया जा रहा था इनमें, और शरीर छोटे छोटे सल्कों से ढका रहता था, और इनमें दंताभ सल्क पाए जाते थे। सल्क के बारे में मैंने आपको बताई थी कि कितने सल्क, कितने तरीके के सल्क के बारे में हमने पढ़ लिया था, अगर आपने ध्यान दिया हो मेरी बातों पे। तो इनमें क्लोम छिद्र अलग अलग होते थे, और ओपरकुलम से ढके नहीं होते थे। वाताश्य एयर ब्लेडर इनके अंदर नहीं पाया जाता था। और सबसे मेन पॉइंट कि इनमें से कुछ में विद्युत यंत्र यानी कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन, और कुछ में विषदंत यानी कि पॉइजन स्टिंग पाया जा रहा था, जैसे कि ट्राइगोन। और नर के जो पेल्विक फिन थे उनमें क्लास पर होता था। एग्जाम्पल है इसके स्कोलिडोन, इलेक्ट्रिक रेयर, प्रोस्टिस थे। अब वर्ग ऑस्टिक्थीज क्या था कि इस वर्ग के जीवों का जो था अंतःकंकाल था वो अस्थि और हड्डी से मिलकर बना था। इस वर्ग की मछलियां क्या थी, कोई लवड़ी और अलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती थी, और इनके जो लक्षण थे, इनका मुख जो था वो जबड़ों से घिरा रहता है, शरीर पार्श्व सतह पर चपटा होता है, और त्वचा जो होती है वो चक्रम या साइक्लोइड अथवा टीरेनोइड सल्क से ढकी हुई होती है इनकी। और इनमें क्या होता है कि इनमें दो जोड़ी पग पाए जाते हैं, और जल क्लोम ओपरकुलम से ढका रहता है। नोटोकॉर्ड वयस्क में कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है, और वाताश्य जो था एयर ब्लेडर वो इनके अंदर पाया जा रहा था, यानी कि कॉन्ट्रिक्थीज में एयर ब्लेडर नहीं पाया जाता, और ऑस्टिक्थीज में एयर ब्लेडर पाया जा रहा था। ठीक है,
उसके बाद इसके एग्जाम्पल हमने देखे, एग्जाम्पल थे इसके एक्सोस्टिस, हिप्पोकैम्पस मीठे जल की मछलियाँ जो थी वो लेबियो, कतला, एक्वेरियम बेटा और पेट्रोइसम यानी कि एंगस मछली, काइटिंग फिश, भांगुर जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये सारी की सारी इसमें आ रही थी। नेक्स्ट महावर्ग हमारा टेट्रापोडा सुपर क्लास। इस महावर्ग की क्या खासियत है कि इस महावर्ग में स्थलीय जंतु आते हैं, लेकिन कुछ इसमें जलीय भी आते हैं, क्योंकि इसको 4 वर्ग में डिवाइड किया गया है, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इसलिए डिवाइड किया गया है कि गमन के लिए इनमें उंगलियुक्त पाद भी पाए जाते हैं, इनमें अंतःकंकाल अस्थियों का भी बना होता है और हृदय में 3 या 4 इनमें चैम्बर पाए जाते हैं और संवेदक वायु में कार्य करने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो उभयचर के बारे में हमने पढ़ा था कि जो उभयचर प्राणी थे वो जल तथा स्थल दोनों में रह रहे थे, इसीलिए उनको उभयचर बोल रहे थे, और उभयचर का एग्जाम्पल हमने मेंढक लिया था। ये क्या थे कि ये असमतापीय शीत रुधिर जंतु थे, यानी कि कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म वाले जंतु थे सारे इसके अंदर। इनके शरीर पर शल्क यानी कि स्केल्स, बाल या पख नहीं पाए जा रहे थे, और इनकी जो त्वचा थी वो अधिक ग्रंथिमय होने के कारण चिकनी थी। त्वचा क्या थी, बराबर कोमल और नम रहने से इनमें त्वचीय शोषण होता था, जो इनमें जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक था। इनमें 2 जोड़ी पाद पाए जा रहे थे, जिनमें साधारणतः 5 उंगलियां होती थी। हृदय इनमें 3 वेश्म होते थे, 2 अलिंद और 1 निल्य। नेत्र पलक वाले होते थे और बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाए जाते हैं, और इनके नासा छिद्र मुख गुहा में खुलते हैं। इनमें अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। इनके अंदर लाल रुधिर कणिकाएं में केंद्रक पाया जाता है। इनमें लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम द्वारा होता है, वयस्क अवस्था में श्वसन त्वचा फेफड़ों द्वारा होता है या फिर मुख द्वारा होता है, और वयस्क अवस्था में भी क्लोम द्वारा होता है। आहार नाल, मूत्राशय और जनन पथ एक ही कोष्ठ में खुलते हैं, जिससे अवस्कर जिसको बोलते क्लोकेशिया कहते हैं, अवस्कर बाहर खुलता है, और जनन पदार्थ व मल भी क्लोएका द्वारा ही बाहर निकलता है। इनमें निषेचन बाह्य होता है, और इनमें अधिकांश लार्वावस्था पाई जाती है, जिसे टेडपोल बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल थे प्लेटियोसिस, नेक्ट्यूरस, साइरेन, सैलामेंडर, मेंढक, टोड और एक्टियोपस। अब वर्ग सरीसृप क्या था हमारा, इसमें क्या था कि इसमें रेंगने या सरकने वाले जितने भी प्राणी थे, फिर गमन करने वाले प्राणी थे, वो सभी आ रहे थे, और ये सभी अधिकांश स्थलीय प्राणी थे, लेकिन कुछ जलीय जीव भी है। इनमें कैरेटीन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या प्रशल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण नहीं पाए जाते। कर्णपटल यानी कि टेम्पेनम बाह्य कर्ण का प्रतिनिधित्व इनमें करता है, और 2 जोड़ी पाद पाए जा रहे हैं। हृदय क्या था, 3 प्रकोष्ठीय, 2 अलिंद 1 निल्य में होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठीय, 4 चैम्बर्ड अलिंद, 2 अलिंद 2 ही निल्य पाए जा रहे हैं। जो सरीसृप थे वो असमतापी होते हैं। सर्प और छिपकली सल्क के त्वचीय केंचुल के रूप में होते हैं। त्वचा रूखी होती है, इनमें ग्रंथियां नहीं होती। अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। आहार नाल, जनन तथा मूत्रवाहिनियों में खुलती हैं, इसीलिए इसमें जनन व गुहा छिद्र अलग नहीं होते। इनमें कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाती। इनके एग्जाम्पल थे कच्छप, कछुआ, स्फेनोडोन, घरेलू छिपकली, यूरोमेस्टिक, कैलोटीज, किंग कोबरा, मगरमच्छ, करेत, अजगर, एलिगेटर, ये सारे के सारे आ रहे थे इनके अंदर, सरीसृप के अंदर। ठीक है, तो अब जानते हैं नेक्स्ट अपना वर्ग स्तनधारी, वर्ग एव्स के बारे में। एव्स यानी कि पक्षी के बारे में। ठीक है, एव्स पढ़ेंगे और स्तनधारी पढ़ेंगे, मैमल्स अपना, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एव्स में क्या खासियत है कि जो एव्स होते हैं उनका मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों यानी कि फेदर्स की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता होती है इनमें, और इनमें कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी भी होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग को छोड़कर। इनके लक्षण क्या क्या है, इनमें चोंच बिक्स पाई जाती है, अग्रपाद होते हैं, इनमें रूपांतरित होकर पख यानी कि विंग्स बनाते हैं, और पश्चपाद में सामान्यतः शल्क होते हैं, जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं, और वायुकोष्ठ एयर कैविटीज इनके अंदर पाई जाती हैं। इनमें पाचन पथ में सहायक संरचना क्रॉप तथा पेशणी गिजार्ड होती है, यानी कि संरचना जो क्रॉप होती है पाचन पथ में, क्या करते हैं उसमें ये जो अपने जो बच्चे होते हैं उनको जो खाना देते हैं, ये क्या करते हैं कि ये इसमें क्रॉप में रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लाके उसको क्या करते हैं, यहाँ पे लाके इकट्ठा स्टोर करते रहते हैं, उसके बाद लाके अपने बच्चों को खिलाते हैं ये। और पेशणी जो होती है उस खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। ये समतापी यानी कि होम्योथर्मस होते हैं, और इनके शरीर का ताप नियंत्रण बना रहता है इनके शरीर के ताप का। और श्वसन जो होता है वो फुफ्फुस यानी कि लंग्स के द्वारा होता है, और वायुकोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। धड़ से एक छोटी पूंछ लगी रहती है इनमें। जबड़ों में दांत नहीं होते तथा ये श्रृंगी यानी कि हॉर्नी होते हैं। उंगलियां जो होती हैं वो इनकी नखरयुक्त यानी कि क्लेव्ड होती हैं।
जनन छिद्र गुदा से पृथक नहीं होता। मादा जो होती है, मादा की बाईं अंडवाहिनी यानी कि लेफ्ट ओविडक्ट अधिक विकसित होती है। ये जो मादा होती है इनके अंदर, उसकी जो अंडवाहिनी होती है लेफ्ट ओविडक्ट वो अधिक विकसित होती है। और ये क्या होते हैं, ये अंडज होते हैं यानी कि ओविपोरस होते हैं। इनके उदाहरण है मयूर, बाज, चील और शुतुरमुर्ग। तो ये था आपका एव्स के बारे में। अब जानते हैं मैमल्स के बारे में यानी कि स्तनधारियों के बारे में। अब जो स्तनधारी है आपकी क्लास मैमेलिया, इसमें क्या है कि इस वर्ग के जितने भी प्राणी हैं सभी वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय, ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान, अंधेरी गुफाओं में। और इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी के रहने के अनुकूल होते हैं। और स्तनधारियों के सबसे मुख्य लक्षण क्या है? दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, जिनको स्तन ग्रंथि कहते हैं, जिससे बच्चे क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। लक्षण क्या है इनमें कि इनमें 2 जोड़ी पाद होते हैं, जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए और बिल में रहने के लिए और तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम, हेयर्स पाए जाते हैं। बाह्य कर्णपल्लव, पिन्नाज इन पर पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे रहते हैं। हृदय जो होता है वो इनका 4 प्रकोष्ठीय होता है यानी कि 4 चैम्बर्ड होता है। 2 अलिंद और 2 निलय में पाया जाता है। श्वसन की क्रिया जो होती है वो फेफड़ों यानी कि लंग्स या डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है और कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी जितने भी होते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे देते हैं। इस तरीके के इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। और इनमें जो अर्थात ये जरायुज या सजीव प्रजक विविपोरस होते हैं। परिवर्धन जो होता है इनमें प्रत्यक्ष होता है। और क्या होता है कि ये नियततापी, होमियोथर्मस और वार्म ब्लडेड जंतु हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान यानी कि परिवर्तन के साथ नहीं बदलता। व्हेल तथा समुद्री गाय, सी काउस जिसको बोलते हैं, को छोड़कर सभी 4 पाद वाले होते हैं। शरीर में सिर, ग्रीवा तथा धड़ होता है। और अधिकांश जंतु में एक छोटी या बड़ी पूंछ होती है। त्वचा में श्वेद यानी कि स्वेट ग्लैंड या दुग्ध ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड होती हैं। और ये ग्रंथियां क्या होती हैं, ये ग्रंथियां इस रूपांतरित त्वचीय ग्रंथियां हैं। यानी कि जो त्वचा में इनके में जो ग्लैंड पाई जाती हैं, स्वेट ग्लैंड यानी कि जो स्वेट ग्लैंड होती है जिनसे पसीना बाहर निकलता है। दुग्ध ग्रंथियां मेमरी ग्लैंड होती हैं। और ये ग्रंथियां क्या होती है, ग्रंथियां रूपांतरित होती है त्वचीय ग्रंथियों में। और जो उनका शरीर होता है वो एक मासल तंतुपुटी यानी कि डायफ्राम के द्वारा 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट होता है वक्षीय भाग, जिसमें हृदय और फुफ्फुस यानी कि लंग्स पाए जाते हैं। दूसरा होता है उदरीय भाग, जिसमें अन्य अंग पाए जाते हैं। ठीक। इनमें जो दांत होते हैं वो जबड़ों के गड्ढों में स्थित होते हैं तथा दांत के 2 अनुक्रम होते हैं, दूध का दांत मिल्क टीथ और स्थायी दांत परमानेंट टीथ। अर्थात ये द्विबार दंती यानी कि डाइफायोडेंट होते हैं। और इनमें दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर यानी कि कृंतक जो काटने के काम आते हैं। कैनाइन रदनक जिसको मांस काटने के काम आते हैं। प्रीमोलर अग्रचर्णवक चबाने व पीसने के काम आते हैं। और मोलर चर्वणक। ठीक है। इस प्रकार स्तनधारी क्या होते हैं, ये विषमदंती होते हैं यानी कि हेट्रोडोंट होते हैं ये। आहार नाल जो होती है वो मूत्र वाहिनियों के छिद्र अलग अलग होते हैं। आहार नाल और मूत्र वाहिनी जो होती है उनके छिद्र जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। स्वर यंत्र लैरिंक्स जिसको बोलते हैं में स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड होते हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। अब देखते हैं अंडज यानी कि जितने भी अंडे देने वाले स्तनधारी हैं वो है ऑर्निथोरिक्स जिसको प्लेटिपस या डकबिल भी बोलते हैं। दूसरे आते हैं जरायुज, बच्चे देने वाले स्तनधारी। फर्स्ट मैक्रोपस कंगारू, फेलिस बिल्ली, एलिफेस हाथी, वेलिनिप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथरा टाइग्रिस बाघ, पैंथरा लियो शेर। और जो बच्चे देने वाले होते हैं, बच्चे देने वाली स्तनधारी एक चमगादड़ भी होती है। ठीक है, चमगादड़ भी इन्हीं के अंदर आती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो भी होगा, उससे पहले अगर आपको इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप क्लियर कर लें, मुझसे कमेंट्स में लिख दें। मैं बार बार आपको यही बोलती हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बताएं, मैं उसको क्लियर करूँगी। क्योंकि जब एक चैप्टर्स को इतना लंबा खींचते हैं हम, तो कोशिश यही होती है कि आपको समझ में आए सब। क्योंकि कितने पार्टों में मैंने आपको ये समझाया है, काफ़ी दिन हो गए इस चैप्टर को शुरू करे हुए हमें, तो आज ये फाइनली ख़त्म हुआ है। उसके बाद हम अपना देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल से।